बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे मिजाज हैं आपके? ईओक्यू का आज ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट लेक्चर है आपका, और तकरीबन हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर चुके हैं इसके। आज के क्वेश्चन में एक तो मैं वो जो कल आपको होमवर्क दिया था वो करवाऊंगा क्वेश्चंस, और साथ में आपको करवाऊंगा दो एडिशनल क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट है 4 क्वेश्चंस करने का। तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और समझ लो कि इसके बाद एक लेक्चर होगा, वो सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन जो पेपर में आता है वो मैं आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं और उसको डील कैसे करना। गॉट इट? तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। कल ये क्वेश्चन आपको दिया था जो कि ऑटम 24 में आया हुआ है, 9 मार्क्स का। ठीक है, जाहिर सी बात है आपने तो ये क्वेश्चन किया ही है। अब हम देखते हैं कि इसका आपको किस तरह से इसको प्रेजेंट करना था। कि कैलकुलेट सेफ्टी स्टॉक, सबसे पहले आप देखा करें कि उसने रिक्वायरमेंट में क्या पूछा है। कैलकुलेट सेफ्टी स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। फिर आगे कहता है इफ OL is willing to take 10% risk of being out of stock and 5%, दो पार्ट दे दिए उसने, और दोनों पार्ट में वो पूछ रहा है कि बताओ 10% आउट ऑफ स्टॉक होगा, रिस्क लेना चाहता है, तो आप क्या लेवल ऑफ स्टॉक होंगे आपके, और अगर 10% पे क्या लेवल ऑफ स्टॉक होंगे। तो लिखा हुआ है ओमेगा लिमिटेड यूजेस मटेरियल L3 in its production process. The annual demand of L3 is, annual demand आपको बता देगी, साल की डिमांड, and it is used evenly throughout the year. Evenly throughout the year का मतलब है कि हर महीने हर दिन अज्यूम किया जा रहा है कि बराबर बराबर इस्तेमाल हो रहा है, ये नहीं कि कभी कम कभी ज्यादा। The daily demand can vary by 30 units from average demand. कहता है जो डेली डिमांड है वो 30 यूनिट कभी कम कभी ज्यादा हो सकती है। OL ऑर्डर इन बैचेस 10,000 यूनिट्स, ये है ऑर्डर साइज। कहता है वो 10,000 यूनिट की फॉर्म में ऑर्डर करता है, या रीऑर्डर क्वांटिटी कह सकते हैं। एक होता है रीऑर्डर पॉइंट, वो रीऑर्डर लेवल होता है, ये है रीऑर्डर क्वांटिटी। उसके बाद वो कहता है जी लीड टाइम 5 दिन देर होती है, 32% चांसेस है। 6 दिन लेट होती है, 53% चांसेस है। 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन और 10 दिन। अब इसमें उसने ये नहीं कहा कि नॉर्मल टाइम क्या है, तो हमें एवरेज फाइंड करनी पड़ेगी। तो मेरे भाई एवरेज तो हम आपने तो पेपर में फाइंड करना है ना, तो मैं यहां पर आपको फाइंड कर देता हूं। 5 का 32% निकाल लें, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.32, 1.6, 6 का 0.53, 3.18, मुझे लगता है 6 डेज ही आएगा। 7 का 0.05, 0.35, 8 का 0.05, 0.4 आएगा। 9 का 3%, 0.27 आएगा, और 10 का 2%, 0.02 आएगा। गॉट इट? अब इसको प्लस करें जरा, 1.6 प्लस 3.18 प्लस 0.35 प्लस 0.4 प्लस 27 प्लस 0.02, तो ये ऑलमोस्ट 5.82 आ रहा है। और आपको पता है कि हम ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले को जब पॉइंट में आ रहा हो तो देखते हैं। तो 6 डेज हो गया हमारा एवरेज लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम हो गया 5 दिन, और मैक्सिमम लीड टाइम वैसे तो 10 दिन है, लेकिन हम आउट ऑफ स्टॉक को भी देखेंगे। क्योंकि बात कहता है 300 डेज हैं एक साल के, तो 1,80,000 को हम डिवाइड कर देंगे 300 पे, तो पर डे यूजेज भी आ जाएगा 180,000 डिवाइडेड बाय 300, कितने आ गया? 180,000 डिवाइडेड बाय 300, 600। तो 600 यूनिट्स पर डे का हमारा इस्तेमाल होता है, बिकता है या इस्तेमाल होता है। और
हमारा एवरेज लीड टाइम कितना है 6 डेज। अगर हम इसकी एक बना लेते हैं, कि हमारे पास एवरेज लीड टाइम, यहां पर ये लिखने के इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, एवरेज लीड टाइम 6, एवरेज यूजेज, एवरेज यूजेज आ गया हमारे पास 600, गॉट इट। और मैक्सिमम यूजेज 630, मिनिमम यूजेज, ये पता 630 क्यों आया? क्योंकि उसने कहा 30 की वेरिएशन है, तो 30 प्लस भी करेंगे और 30 माइनस भी करेंगे। ओके, ये डाटा हमारे पास जो फिक्स है वो हर क्वेश्चन के अंदर रहेगा। लेकिन आगे वो कहता है कि 10% रिस्क ऑफ आउट ऑफ स्टॉक है और 5%, तो हम 5% के हिसाब से भी करेंगे। अगर 5% है तो ये खत्म हो जाएगा, और अगर 10% है तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो हम यहां पर कर लेते हैं कि 5% के लिए अलग कर लेते हैं, 10% के लिए अलग कर लेते हैं। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल फाइंड कर लें। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला क्या है? 5% रिस्क ऑफ स्टॉक आउट और 10% रिस्क ऑफ स्टॉक आउट। सबसे पहले मुझे बताएं कि हम जो जिस तरतीब में उसने लिखा है ना वही तरतीब इस्तेमाल कर लेते हैं। सेफ्टी स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। तो सबसे पहले तो सेफ्टी स्टॉक लिख लेते हैं। सेफ्टी स्टॉक क्या फार्मूला होता है सेफ्टी स्टॉक का मेरे भाई? क्या फार्मूला है? मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज यूजेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम। यही फार्मूला है ना, मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम, एवरेज यूजेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम। तो लो मेरे भाई, मैक्सिमम यूजेज कितना है? 5% के केस में मैक्सिमम यूजेज तो है 630 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम। 5% आउट स्टॉक आउट है, तो ये 5% स्टॉक आउट ये खत्म हो जाएंगे दोनों, तो 8 दिन मैक्सिमम और 5 दिन मिनिमम और 6 दिन एवरेज। तो आए जरा, 8 दिन माइनस एवरेज यूजेज 600 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम 6। आंसर आ गया जी, 630 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 600 मल्टीप्लाइड बाय 6, 1440। अब आ जाए जनाब 10% स्टॉक आउट होगा, तो फार्मूला क्या बनेगा? 630 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम चेंज हो जाएगा, क्योंकि 10% के लिए ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म, तब 10% स्टॉक आउट होगा। तो अब 7 डेज होंगे, माइनस एवरेज में कोई चेंज नहीं आएगा। एवरेज तो ओवरऑल होता है ना, 600 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो कितना आंसर आ गया जनाब? 630 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 600 मल्टीप्लाइड बाय 6, 810। इसका मतलब है अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे तो आपको स्टॉक लेवल थोड़ा कम करना पड़ेगा। कम रिस्क लेना है स्टॉक आउट का, इस बार फिर यूनिट ज्यादा रखने पड़ेंगे। तो जनाब ये एक पार्ट हो गया हमारा सेफ्टी स्टॉक वाला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज
या मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम, तो यही पड़ा है ना। तो आए जरा, मैक्सिमम यूजेज कितना है हमारा 630 मल्टीप्लाइड बाय 8, आंसर आ गया 630 मल्टीप्लाइड बाय 8 5040। और यहां पर क्या होगा, सेम 630 मल्टीप्लाइड बाय 7, क्योंकि लीड टाइम बस चेंज हुआ है परसेंटेज चेंज करने से। 630 मल्टीप्लाइड बाय 7 4410, रीऑर्डर लेवल भी आ गया। अब हम चलते हैं इसका मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, एनओसी का मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। क्या फार्मूला है, रीऑर्डर लेवल माइनस मैक्सिमम केस में क्या करते हैं, मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी या ईओक्यू या ऑर्डर साइज, एक ही बात है। तो जनाब इसमें बताओ रीऑर्डर लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल है 5040, ये ऊपर डिफाइन किया हुआ है, माइनस मिनिमम यूजेज कितना है 570 मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम कितना है 5 प्लस ऑर्डर साइज कितना है 10,000, आंसर आ गया जी। तो करो जरा 5040 माइनस 570 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 10,000, 12190, 12190। इस केस में भी आ जाए, क्या करेंगे जनाब, रीऑर्डर लेवल क्या है इसका 4410 माइनस मिनिमम यूजेज 570 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 10,000, क्योंकि सिर्फ रीऑर्डर लेवल ही चेंज हुआ, 1140 माइनस 570 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 10,000, 11560। लो मेरे भाई ये सवाल आपका गया हो कंप्लीट, चेक कर लीजिएगा जरा इसको सेम स्क्रीन पे। ये हमारा क्वेश्चन था 9 मार्क्स का पेपर में, जो करंट पेपर में आया हुआ, मतलब ये 2024 में था। बात समझ लगी, क्लियर है। ये डायरेक्ट सवाल तो नहीं आएगा, पहले आपको पिछला लेक्चर लेना पड़ेगा फिर ये सवाल समझ लगेगा। अगर आपको ये लगता है कि ये डायरेक्ट समझ लगेगा तो नहीं, इसके लिए लेक्चर नंबर 12 लो, फिर ये लेक्चर लो, फिर ये आपको समझ लगेगा। आगे चलें, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैं कहता हूँ साथ साथ ही क्वेश्चन कर देते हैं, वैसे तो जो आपको जो होमवर्क दिया था अगर उस पे चलते हैं तो मैं कहता हूँ इकट्ठे सवाल कर देते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, क्वेश्चन है जी ऑटम 23 का 8 नंबर का क्वेश्चन। कहता है वेदर REL शुड मेंटेन एनी सेफ्टी स्टॉक, कि उसे सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए या नहीं, दैट द करंट ट्रेंड ऑफ डिलीवरी वुड बी कंटिन्यू। कहता है जो करंट, ये सवाल है हमारा कि वो कहते हैं कि जो करंट हम यूनिट डिलीवर कर रहे हैं या बेच रहे हैं ये वही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगी उसमें। कहता है बताओ हम सेफ्टी स्टॉक रखें या नहीं। तो जहरी सी बात है, सेफ्टी स्टॉक तब रखते हैं, सेफ्टी स्टॉक ना रखने का नुकसान ये होता है कि स्टॉक आउट कॉस्ट होती है, लेकिन उसका नुकसान भी तो है एक और, अगर सेफ्टी स्टॉक रखेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो फिर हम ये देखते हैं कि अगर सेफ्टी स्टॉक रखते हैं या रखें तो कितना रखें, कितने दिनों का रखें, ठीक होगी बात। चलिए जी तो बिस्मिल्लाह करते हैं। रॉयल एंटरप्राइज लिमिटेड ऑपरेट्स अ फैक्ट्री इन कराची where it produce a single product gamma using 2 kg of raw material X or 3 kg of raw material Y. कहता both raw material are purchased from the supplier in Peshawar at the rate of 400 per kg
ऑफ एक्स एंड 250 पर केजी ऑफ वाई। कहता है ये दोनों मटेरियल हम खरीदते हैं। एक बात होगी कि जितनी जरूरत है उतना खरीद लो, और दूसरी ये होता है कि हम ज्यादा खरीद के रख लें सेफ्टी के तौर पर। फिर वही बात कि अगर हमें नुकसान होता है सेफ्टी स्टॉक रखने पे तो फिर हम नहीं रखेंगे, बट अगर नुकसान नहीं होता, हमें होल्डिंग कॉस्ट कम पड़ती है एज कंपेयर टू स्टॉक आउट, फिर रख लेंगे, हमें क्या मसला है। ठीक होगी बात। आए जरा, वो कहता है बोथ रॉ मटेरियल आर परचेज फ्रॉम द सप्लायर इन पेशावर एट द रेट ऑफ 400 and 250. Typically the raw material are received within 10 days. However, there are occasionally delay. कहता है कभी कभी डिले हो जाता है। लास्ट ईयर REL24 ऑर्डर्स, कहता है पिछले सालों के अंदर ना ये ऑर्डर का हिसाब रहा है कि 10 दिनों के अंदर 20 ऑर्डर रिसीव हो गए, 11 दिन लगे 3 ऑर्डर रिसीव हुए, और 12 दिनों में 1 ऑर्डर रिसीव। इसका मतलब है ज्यादातर 10 दिनों में ऑर्डर आ जाते हैं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी के इसकी 10 दिनों की। 11 दिनों में जो भी आते हैं उसके भी 3 ऑर्डर 11 दिनों में भी आते हैं साल भर में, और 1 ऑर्डर 12 दिन भी लगा है। कहता है प्रेजेंटली REL डज नॉट मेंटेन एनी सेफ्टी स्टॉक। कहता है भाई साहब 10 दिनों का स्टॉक हम रखते हैं, सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते। कि 10 दिन का तो रखेगा ना, क्योंकि नॉर्मल डेज का तो वो रखेगा। एवरेज या नॉर्मल से जो ऊपर रखते होते हैं उसे बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। जो नॉर्मल स्टॉक रखना होता है ना उसे सेफ्टी स्टॉक नहीं कहते। तो इसका मतलब है 10 दिन से ऊपर अगर वो 11 दिन का स्टॉक 1 दिन का एक्स्ट्रा रखेगा तो उसे 1 दिन की कॉस्ट पड़ेगी, 2 दिन का रखेगा तो 2 दिन की कॉस्ट पड़ेगी, नहीं रखेगा तो सेफ्टी स्टॉक कॉस्ट तो नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टॉक आउट का खतरा है। आगे चलते हैं। कहता है इफ द इवेंट ऑफ डिले इन द रिसीट ऑफ द कंसाइनमेंट, कहता है अगर कभी देर होती है, रॉ मटेरियल आर परचेज फ्रॉम द सप्लायर इन कराची एट द प्राइस ऑफ 25% हायर देन द नॉर्मल प्राइस। कहता है भाई साहब अगर लेट हो जाए ना तो हम कराची से स्टॉक ले लेते हैं, लेकिन वो 25% ज्यादा कीमत पे देता है जितना पेशावर वाला देता है। तो इसका मतलब है अगर हम यहां से खरीदेंगे तो हमें महंगा पड़ता है, इसलिए हम पेशावर से मंगवाते हैं। लेकिन अगर खत्म हो जाए तो जल्दी जल्दी में यहां से मंगवा लेते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पेशावर वाले से स्टॉक लेकर रख लो सेफ्टी के तौर पर, आपको कम कॉस्ट पड़ेगी लेकिन होल्डिंग कॉस्ट पड़ जाएगी, या दूसरा तरीका ये है कि फिर होल्डिंग कॉस्ट बचाना चाहते हो तो फिर ये एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी। आगे वो कहता है कि REL नो कंसीडर्ड टू, हाँ वो कहता है to avoid safe stock out and prevent production stopping। कहते हैं REL is not considered to maintain safety stock। कहते हैं हम कंसीडर कर रहे हैं, कहते हैं अगर सेफ्टी स्टॉक रखते हैं ना, REL प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स डेली, 10,000 एक दिन के यूनिट बनाता है। द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग X and Y equivalent to the 1 day is 1 million per annum। एक दिन अगर एक्स्ट्रा स्टॉक रखते हो ना, एक दिन, तो आपको 1 मिलियन एक साल की कॉस्ट पड़ती है। कहता बताओ सेफ्टी स्टॉक रखना है। आए जरा, चलें जी, अब हम ना इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी ना स्टॉक आउट कॉस्ट ही फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे आएगी भला? स्टॉक आउट कॉस्ट आएगी कि यहां पर अगर हमारा स्टॉक खत्म होता है, वो तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा स्टॉक खत्म होता है तो हम कराची से खरीदेंगे, और कराची से खरीदने पे हमें 25% एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी। गॉट इट? तो आए जरा पहले हम करते हैं वर्किंग नंबर 1। वर्किंग नंबर 1 हमारा कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है जनाब? गैमा के लिए एक एक्स इस्तेमाल होता है जिसके 2 kg लगते हैं, और एक वाई इस्तेमाल होता है जिसके 3 kg लगते हैं। एक्स की कीमत 400 है और वाई की कीमत 250 पर केजी। और एक दिन में हमारे यूनिट कितने बिकते हैं? 10,000 यूनिट, सॉरी 1,000 यूनिट। ठीक है, मतलब अगर एक दिन का स्टॉक हमारा खत्म हो गया ना, एक दिन का स्टॉक, तो हमें कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी वो हम देख लेते हैं। और अगर हम एक दिन एक्स्ट्रा रख लेते हैं तो हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी? एक दिन एक्स्ट्रा 1 मिलियन।
गॉट इट? आए जरा अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है ना कि x और y के कितने कितने केजी हमें जरूरत पड़ती है। यहां पर देखें, x के 2 केजी, y के 3 केजी, इतने केजी हमें चाहिए होते हैं बनाने के लिए। एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगेगी? 400 का 25%, 100 करके देख लें, 400 मल्टीप्लाइड बाय 25%, यही स्टॉक आउट होगा ना। 400 का तो पिशावर से भी मिलता था। एक्स्ट्रा जो हमें लगेगी स्टॉक आउट होने की वजह से वो ये है। और y की कीमत क्या है? 250, उसका 25% लिया तो 62.5। ओके, तो टोटल ये तो 1 केजी का है ना, तो टोटल 2 केजी लगते हैं। 200 रुपया एक्स्ट्रा पड़ जाएगा पर यूनिट के बदले, और 62.5 को मल्टीप्लाई करो जरा 3 से तो 187.5, और ये दोनों इस्तेमाल होते हैं ओमेगा के लिए, तो 387.5 एक यूनिट बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाएगी। अगर हमारा स्टॉक खत्म हो जाता है, एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए हमें इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाएगी, इसका मतलब है इतना स्टॉक आउट होगा अगर हमारा अपना स्टॉक खत्म हो गया तो। गॉट इट? बट अगर आप एक दिन का स्टॉक रख लेते हो तो आपको 1 मिलियन पर ईयर की कॉस्ट पड़ जाएगी, इसका भी ख्याल रखना है। तो फिर देख लेते हैं, आए जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको किसी भी तरीके से किया जा सकता है, आपकी अपनी मर्जी है। कि सपोज दैट हम ऊपर लिख लेते हैं ताकि ना इधर वो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। 10 डेज, 11 डेज और 12 डेज। ठीक है, अगर हम 10 दिन का स्टॉक अपने पास रखते हैं तो अब यहां पर वही पुराना तरीका है। हो सकता है 10 दिनों में स्टॉक आ जाए, हो सकता है 11 दिन, हो सकता है 12 दिन। ओके, ये वही लीड टाइम हमारा है। अगर हमने 10 दिन का स्टॉक रखा हुआ है, 10 दिन का स्टॉक हमने रखा हुआ और 10 दिन में ही स्टॉक आ गया, तो क्या कोई हमारा स्टॉक आउट हुआ? नहीं। तो हम फाइंड करने जा रहे हैं स्टॉक आउट। नो स्टॉक आउट, या अगर आप अपने पुराने पैटर्न पे चलना चाहते हो, मैं कहता हूं पुराने पैटर्न में करवा देता हूं, ऐसे परेशान हो जाएंगे आप। लीड टाइम, पहले यहां पर क्या लिखते होते थे? रीऑर्डर लेवल। अब तो लीड टाइम है ना, 10 दिन, 11 दिन और 12 दिन, ये उसने बताया हुआ है। फिर उसके बाद हमारा जो गिवन है, या तो 10 दिन लग सकते हैं, या 11 दिन लग सकते हैं, या 12 दिन, जैसे वो यूजेज नहीं लिखते होते थे हम, बिल्कुल वैसे ही 10 दिन लग सकते हैं, 11 दिन और 12 दिन। फिर वही काम, 10 दिन भी लग सकते हैं, 11 दिन भी लग सकते हैं और 12 दिन भी लग सकते हैं। अब आ जाए जनाब, अगर लीड टाइम 10 दिन है और 10 दिन ही लगे, तो क्या बताओ स्टॉक आउट होने का कोई चांस हुआ या नहीं? स्टॉक आउट होने का कोई चांस हुआ या नहीं? नो चांस। 10 दिन का स्टॉक रखा हुआ है, 10 दिन ही लीड टाइम है, मतलब 10 दिन में ही स्टॉक आ गया। आपने 10 दिन का लीड टाइम है, मतलब 10 दिन का स्टॉक रखा हुआ है, लेकिन 11 दिनों में स्टॉक आया, तो स्टॉक आउट हो सकता है ना। कितने दिनों का स्टॉक आउट हो सकता है? 1 दिन का। और 1 दिन का स्टॉक आउट का मतलब है 1000 यूनिट स्टॉक आउट हो गए, क्योंकि 1 दिन का यूजेज 1000 और यहां पर 2 दिन का स्टॉक आउट होगा, इसका मतलब है 2000। इतने यूनिट हमारे स्टॉक आउट होने के चांसेस हैं, और ये हमें कराची से मंगवाने पड़ेंगे। फिर यहां पर देखें, यहां पर ही नो स्टॉक आउट, नो स्टॉक आउट, यहां 1 दिन का स्टॉक आउट हो सकता है। 1 दिन का स्टॉक आउट का मतलब ये हुआ 1000 यूनिट, क्योंकि 1 दिन का 1000 यूनिट है, और यहां पर नो स्टॉक। गॉट इट? प्रोबेबिलिटी तो गिवन नहीं है, स्टॉक आउट कॉस्ट फाइंड कर लो।
स्टॉक आउट कॉस्ट का वही पुराना तरीका, स्टॉक आउट के यूनिट मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक आउट कॉस्ट 387.5 निकाली थी पर यूनिट, देख लो 387.5 मल्टीप्लाइड बाय 11 दिन में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स लेट होते हैं। यहां पर देखिए 11 दिन में 3 दफा, पूरे साल में 3 दफा लेट होता है और 12 दिन के लिए एक, ये वही प्रोबेबिलिटी वाला केस है। तो 3 नंबर ऑफ ऑर्डर्स लेट हुए मल्टीप्लाइड बाय 3, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 387.5 मल्टीप्लाइड बाय एक ऑर्डर। 12 दिनों में पूरे साल में एक ऑर्डर लेट होता है, 11 दिनों का केस 3 दफा हुआ है। डन। अब यहां पर आ जाए 1000 मल्टीप्लाइड बाय 387.5, मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि ये 12 दिन का और यहां पर कोई स्टॉक आउट नहीं हुआ। सवाल आपको हो चुका है मेरे भाई। अब आओ जरा, ये तो आ गई ना होल्डिंग कॉस्ट, सॉरी स्टॉक आउट कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। आप मुझे बताएं, आपने 10 दिन का स्टॉक रखा हुआ है, 10 दिन ही लीड टाइम है, तो बताओ आपने कोई एक्स्ट्रा दिन का स्टॉक रखा हुआ है? 10 दिन का स्टॉक रखा हुआ है, 10 दिन ही लीड टाइम है। नॉर्मल तो लीड टाइम 10 दिन है ना, नॉर्मल लीड टाइम 10 दिन है और आपने भी 10 दिन का स्टॉक रखा हुआ है, तो नो होल्डिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा। नॉर्मल तो आएगी आएगी। फिर 10 दिन नॉर्मल लीड टाइम है, आपने 11 दिन का स्टॉक रखा हुआ है, 10 दिन नॉर्मल लीड टाइम है, आपने 11 दिन का स्टॉक रखा हुआ है, तो एक दिन का आपने एक्स्ट्रा स्टॉक रखा हुआ है, क्योंकि ये देखिए ये 11 दिन लीड टाइम, इसको कंपेयर करना है एवरेज के साथ। उसका मतलब है होल्डिंग कॉस्ट आपको 1 मिलियन पड़ जाएगी, एक दिन का एक्स्ट्रा रखेंगे ना। और अगर नॉर्मल टाइम 10 दिन है, आपने 12 दिन का स्टॉक रख लिया ताकि स्टॉक आउट ना हो, तो आपने 2 दिन का मतलब 2 मिलियन, 1 मिलियन एक दिन की कॉस्ट है। यहां पर देख लें, वो कहता है होल्डिंग कॉस्ट इज 1 मिलियन पर एनम 1 डे की। लो मेरे भाई, सवाल आपका हो गया। अब टोटल कॉस्ट फाइंड कर लें और चेक कर लें किसके ऊपर हमें कम कॉस्ट पड़ती है। टोटल कॉस्ट सबसे पहले जो फाइंड करें 1000 मल्टीप्लाइड बाय 387.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये कितनी अमाउंट आ रही है मेरे भाई? इसकी बात कर रहा हूं 1162,500। 2000 multiplied by 387.5 multiplied by 1 775,000 प्लस कर लो 1162,500। होल्डिंग कॉस्ट है नहीं, 1937,500। 1000 multiplied by 387.5 multiplied by 1, ये आ गया हमारे पास 387,500 प्लस 1 मिलियन 138,7,500 और यहां पर 2 मिलियन आ। हाँ जी मेरे भाई, बताओ किस केस में आपके पास कम कॉस्ट पड़ेगी? ये 10 दिन का, ये 11 दिन का, ये 12 दिन का। इसका मतलब है सबसे कम कॉस्ट पड़ती है कि अगर आप 11 दिन का स्टॉक अपने पास रख लो, तो नॉर्मल लीड टाइम था 10 दिन का और आप 10 दिन का स्टॉक रखा करते थे, उसके ऊपर आपकी कॉस्ट पड़ रही है टोटल 1937,500। लेकिन एक दिन की एक्स्ट्रा कॉस्ट बचा ले, होल्डिंग कॉस्ट बेयर कर लेते हो ना, तो आपका स्टॉक आउट कॉस्ट बहुत कम पड़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि आप एक दिन का एक्स्ट्रा स्टॉक रखोगे, सेफ्टी स्टॉक, और एक दिन का स्टॉक होता कितना है? एक दिन का स्टॉक एक्स्ट्रा 1000 यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने केजी चाहिए। तो आ जाए जरा, बल्कि हम रिकमेंडेशन में लिखेंगे कि जी क्या नाम है, ओएल
मेंटेन 1 डे सेफ्टी स्टॉक। 1 डे से क्यों कहा? क्योंकि 10 दिन नॉर्मल डेज हैं और 11 दिन लीड टाइम उसे रखना चाहिए, मतलब 11 दिन का स्टॉक अपना रखना चाहिए। तो 1 दिन का वो एक्स्ट्रा स्टॉक रखेगा। और सवाल के अंदर भी उसने यही पूछा है कि उसे कितने दिन का एक्स्ट्रा स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए। ओके होगी बात। अगले सवाल में, अगला सवाल भी इसी तरह का ही है। ये दो डिफरेंट दोनों सवाल हैं। ये क्वेश्चन स्प्रिंग 2023 में आया था 9 नंबर का। वो इसमें भी ये कहता है कि whether it would be advisable to ML increase the safety stock to avoid the possibility of stock। इस सवाल के अंदर ऐसे लगता है, अगर आपको ब्रेक चाहिए तो स्टॉप कर लें वीडियो, थोड़ी ब्रेक करके फिर शुरू कर लें, ठीक है ना, क्योंकि पहले वाले सवाल में आपको थोड़ा दिमाग खपाया होगा जी। वो कहता है कि आपने बताओ कि सेफ्टी स्टॉक बढ़ाना है या नहीं। अब इस सवाल के अंदर आई कैप हमेशा थोड़ा बहुत मसला करता है। इसमें ये पूछता है कि बताओ वो सेफ्टी स्टॉक बढ़ाए या ना बढ़ाए। अब हम ये देखेंगे कि हमको दो का, एक सेफ्टी स्टॉक और एक स्टॉक आउट, इन दोनों को फाइंड कर लेते हैं। अगर हमारी सेफ्टी स्टॉक की कॉस्ट ज्यादा आती है, सेफ्टी स्टॉक मतलब होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा आती है, हम कहेंगे होल्डिंग कॉस्ट अवॉइड करो, स्टॉक आउट को देख लो, उसको मतलब सेफ्टी स्टॉक अपना ज्यादा ना रखो, स्टॉक आउट करने दो। लेकिन अगर स्टॉक आउट कॉस्ट ज्यादा आती है, हम कहेंगे सेफ्टी स्टॉक रखो। मतलब अगर स्टॉक आउट कॉस्ट कम आए, हम कहेंगे स्टॉक आउट कॉस्ट कम आ रही है तो इसी को रखते हैं, सेफ्टी स्टॉक ज्यादा रख लेते हैं ताकि हमारा स्टॉक आउट हो जाए है। ठीक है, तो आए जरा क्वेश्चन की बात करते हैं कि मसरूर लिमिटेड uses EOQ model to order one of its raw material MCRM. The EOQ determined using the existing data 72,000 units. Using existing data, ये क्या चीज है? EOQ मतलब ऑर्डर साइज। सेफ्टी स्टॉक इज 2000। लो मेरे भाई, 2000 पहले सेफ्टी स्टॉक रखा जाता है, हमने ये देखना है कि 2000 से ज्यादा करें या ना। ओके, प्रेजेंटली 10 ऑर्डर्स आर प्लेस्ड एनुअली। नॉर्मल 10 ऑर्डर किए जाते हैं। मुझे बता सकते हो साल भर के कितने ऑर्डर होंगे? साल भर में कितने यूनिट ऑर्डर करोगे? 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 7,20,000, ऐसा ही होगा ना। और लीड टाइम कितना है? पहले 30 दिन। आगे वो कहता है द ऑर्डर कॉस्टिंग इज, पर ऑर्डर कॉस्ट हमारे पास आ जाती है 86,400। आगे ML फेस सम शॉर्टेज ड्यू टू डिले इन द प्रोक्योरमेंट टाइम। प्रोक्योरमेंट टाइम कहते हैं ऑर्डर टाइम। ML cost accountant Numan Sheikh has consulted the procurement and production team and has come to the following analysis। कहता है जनाब 4 दिन लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 10% और 10 दिन लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 6%। दो उसने दे दी। कहते हैं 3 यूनिट ऑफ MCRM आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट। लो जी, यहां पर एक और नई कहानी कि 3 यूनिट लगते हैं नए, वो जो नए फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं ना, जैसे ये 2 kg और 3 kg गिवन था, और कहता है जो 1800 यूनिट फाइनल प्रोडक्ट के जो कंट्रीब्यूशन है वो 1800 पर यूनिट। तो 1800 पर यूनिट मतलब स्टॉक आउट कॉस्ट। कहता है बताओ हमें रखना चाहिए सेफ्टी स्टॉक या नहीं। इस सवाल के अंदर आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि सिंपल आप होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट फाइंड कर लें। अगर स्टॉक आउट कॉस्ट कम है तो हम कहेंगे जी स्टॉक आउट होने दो। अगर होल्डिंग कॉस्ट कम है तो हम कहेंगे भाई होल्ड कर लो, सेफ्टी स्टॉक रख लो। जो कॉस्ट कम है वो डिसीजन ले लें। अब सबसे पहले तो उसने कहा जी 4 दिन डिले हो सकता है या 10 दिन डिले हो सकता है। अगर हम देखते हैं 4 दिन डिले, 4 days डिले। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टॉक आउट कितना हो सकता है। स्टॉक आउट यूनिट फाइंड कर लेते हैं। स्टॉक आउट यूनिट्स जी मेरे भाई आए जरा। वो कह रहे हैं कि जनाब
आपके पास टोटल कितने दिन डिले हो सकता है? 4 दिन। ठीक है, एक दिन का यूजेज कितना है बता सकते हो? एक दिन आपको देखिए जरा, यहां पर पढ़े जरा, ML मेंटेन सेफ्टी स्टॉक इक्वल टू डेली यूजेज। इसका मतलब है सेफ्टी स्टॉक भी 2000 है और एक दिन का यूजेज भी 2000 है, तो हमारे पास 2000। 8000 स्टॉक आउट हो सकता है अगर 4 दिन डिले हो जाए। सेफ्टी स्टॉक कितना रखा हुआ है आपने? 2000 का सेफ्टी स्टॉक तो पहले ही रखा हुआ है। इसका मतलब है 6000, अगर 4 दिन डिले होता है ना, तो कितने यूनिट हमारे जाया हो जाएंगे? 6000। और अगर 10 दिन डिले हो जाता है, ये भी साथ कर लेते हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 मल्टीप्लाइड बाय 2000, 20000। 2000 आपके पास पड़े हुए हैं, 18000। इतने यूनिट स्टॉक आउट हो सकते हैं। तो मुझे पहले ये बताएं, ये तो रॉ मटेरियल है, क्या 6000 और 18000 से इनको हम कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं, इससे हमारी फाइनल प्रोडक्ट कितनी बनेगी? फाइनल प्रोडक्ट 3 यूनिट बनाते हैं मिल के, फाइनल प्रोडक्ट 3 यूनिट, तो 6000 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2000 हमारे फाइनल प्रोडक्ट मिस हो जाएगी अगर 4 दिन डिले होता है। और अगर 18000 डिवाइडेड बाय 3, 6000 यूनिट्स डिले हो जाएंगे। ये आ गया स्टॉक आउट यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ये वर्किंग की है सारी हमने। अब हम स्टॉक आउट कॉस्ट फाइंड कर लें, वो तो वही तरीका है मेरे भाई पुराना। करें जरा स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट। ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया 4 दिन डिले के लिए और 10 डेज डिले के लिए। 4 दिन डिले के लिए हमारी स्टॉक आउट कॉस्ट हो जाएगी 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 1800 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। कितनी प्रोबेबिलिटी है? 10%, 0.10। ये वही तरीका है, मैं बस वो जल्दी में हूं, तरीका वही है। 10% मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बता सकता है कोई? 720,000 हमारे पास है टोटल, बल्कि उसने नंबर ऑफ ऑर्डर ही बताया हुआ 10, डायरेक्ट बताया हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 10। आगे स्टॉक आउट कॉस्ट यहां पर आए, इसमें कितने यूनिट्स हैं? 6000 मल्टीप्लाइड बाय 1800 मल्टीप्लाइड बाय, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी 6%, 0.06 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। ये आपकी, अगर आपने स्टॉक होल्ड ना किया तो आपको स्टॉक आउट कॉस्ट करनी पड़ेगी 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1800 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10, 3600,000। गॉट इट? और अगर आपने रखना है 6000 मल्टीप्लाइड बाय 1800 मल्टीप्लाइड बाय 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 10, 1800 0.06 10, 6480000। इतनी हमें स्टॉक आउट कॉस्ट, 4 दिन डिले हो जाए इतनी स्टॉक आउट कॉस्ट पड़ेगी, 10 दिन डिले हो जाए इतनी स्टॉक आउट कॉस्ट पड़ेगी। बट अगर हम 4 दिन का स्टॉक अपने पास रख लें या 10 दिन का अपने पास स्टॉक रख लें, तो फिर क्या होल्डिंग कॉस्ट हमारी कितनी पड़ती है? हम ये देख लें। स्टॉक आउट कॉस्ट का पता चल गया। अब आए, हाँ जी जनाब, अब होल्डिंग कॉस्ट फाइंड करते हैं। अब पहले तो ये देखेंगे ना कि होल्डिंग कॉस्ट गिवन भी है या नहीं, और अगर गिवन नहीं है तो सिंपल फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आपको काफी सारा डाटा गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर आप कहीं भी आपको होल्डिंग कॉस्ट नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ईओक्यू मिलेगा। ईओक्यू का फार्मूला है 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय
ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट अंडर। अब आपको इस सवाल के अंदर ईओक्यू भी गिवन है, इस सवाल के अंदर ये देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट भी गिवन है, एनुअल डिमांड हमने 7,20,000 फाइंड कर ली और आपके पास होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी। ईओक्यू कितना है 72,000, ये 72,000 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट 86,400 डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। तो करो जरा स्क्वायर रूट लेकर होल्डिंग कॉस्ट फाइंड करो। पहले स्क्वायर ले लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर होल्डिंग कॉस्ट इधर आ जाएगी और 72,000 का स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा तो होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 24 रुपए। आ जाओ जरा, अगर आप ये कितना स्टॉक आउट हो रहा था 2000, इस 2000 को होल्ड करते हो आपको 24 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट पड़ेगी और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 10%। यही होती है ना सेफ्टी स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। और अगर आप 6000 यूनिट होल्ड करते हो आपको 24 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी और चांस क्या है 0.06। आ जाओ जरा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 4800। नहीं माजरत, ये 2000 तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि होल्ड तो हमने ये करना है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट हमने होल्ड नहीं करनी, जो मंगवाएंगे ना वो होल्ड करेंगे, तो यहां 6000 आएगा, क्योंकि ये तो फाइनल प्रोडक्ट है, ये तो बन के आएगी। हमने जो खरीद के रखने हैं अपने पास वो रॉ मटेरियल होगा। इसमें कितना है 18,000, हमें को इतनी कम होल्डिंग कॉस्ट आ गई। 6000 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 14,400 और 18,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 0.06 25920। लो जनाब, इतना ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब है होल्डिंग कॉस्ट बहुत ही कम आ रही है और स्टॉक आउट कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है दोनों केसेस में। तो क्या रिकमेंडेशन देंगे कि चाहे 4 दिन डिले हो चाहे 10 दिन डिले हो, आप सेफ्टी स्टॉक रख लो, क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट कम आ रही है दोनों केसेस में। तो रिकमेंडेशन में क्या करेंगे, रिकमेंडेशन में लिखेंगे सेफ्टी स्टॉक मस्ट बी मेंटेन फॉर बोथ केसेस। दोनों केसेस में चाहे 4 दिन डिले हो चाहे 10 दिन, क्योंकि दोनों केसेस में उनको होल्ड करने की कॉस्ट कम पड़ रही है। ठीक है मेरे भाई। लो मेरे भाई, दूसरा सवाल मेरे ख्याल में आसान ही है, वो आपका हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो उसके एक दफा वो चेक कर लीजिएगा। वो पिछला ही सवाल की एक तरह की रूटीन यानी गिवन है, अगर फिर भी नहीं होगा तो कल वो सवाल मैं करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इंशाल्लाह बाकी कल करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में, कल नेक्स्ट इसका लास्ट लेक्चर ही है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।